हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा, जैसे कि अपना 7 से 10 मिनट स्पेशल में आज चैप्टर चल रहा है विलियन, और विलियन का वीडियो नंबर 21 है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक है हिमांक का अवनमन। बेटा, इस साल गारंटीड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, और न्यूमेरिकल भी मिलेगा, और इसके पॉइंट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई हिमांक का अवनमन होता क्या है। देखो, अवनमन का मेन मतलब होता है कमी। जैसे मैंने उन्नयन पढ़ाया था, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अवनमन का मतलब बेटा क्या है? कमी। अब यार बात आती है ना हिमांक की, कि हिमांक क्या होता है। देखो, हिम का मतलब होता है बर्फ से, और जमना कह सकते हो आप, और अंक मतलब जमने का अंक मतलब हिमांक। जैसे कि क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक का मतलब होता है उबलने का अंक, उबलने का एक ताप। और इस तरीके से हिमांक क्या होता है? जमने का एक ताप। देखो, हिमांक को तो आप आमतौर पर ये कह सकते हो किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित होना हिमांक कहलाता है उसका। लेकिन अब जैसे यहां पर बात आती है कि हिमांक को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। सपोज हमारे पास जल है, तो जल जो है ना हमारे पास रूम टेम्परेचर पे है, और रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो होगा इसकी बात। अब जो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एकदम थोड़ी ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा यार। यहां पर ये 25 से 30 हुआ होगा, 35 हुआ होगा, 40 हुआ होगा, 50 हुआ होगा, 60 हुआ होगा, 70 हुआ होगा, इस तरीके से चलते चलते 100 हुआ होगा। मतलब जल का जो टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमारे पास इस रूम में जल है। अगर हमें उस जल को उबालना है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और हम टेम्परेचर को धीरे धीरे करके अपग्रेड करके कहां पर ले जाएंगे? 100 डिग्री। जैसे 100 डिग्री होगा, जल क्या होगा? उबलने लगेगा। अब उसी जल को जमाना है, तो यार उसी रूम टेम्परेचर वाले जल को अगर जमाना है तो ताप को बढ़ाएंगे थोड़ी ना, तो ताप को क्या करेंगे? तो घटाएंगे, अवनमन करेंगे ताप में अवनमन करेंगे। तो ताप में जब अवनमन होगा तो एकदम से यहां 0 थोड़ी ना हुआ होगा। यहां पे 20 हुआ होगा, 15 हुआ होगा, 10 हुआ होगा, 8 हुआ होगा, 7 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, फिर कहीं जाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो आप मेरी बात इस स्केल से ये समझने की कोशिश करिए कि क्वथनांक और हिमांक जो होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। किसी चीज का उबलना क्वथनांक और किसी चीज का जमना हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो आप हिमांक को देखो 2 तरीकों से लिख सकते हो। आप हिमांक की एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि वह ताप जिस पर ठोस का बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। एक तो आप ये लिख सकते हो। एक आप ये बोल सकते हो कि किसी द्रव का जमना, किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित होना, यह जमना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो चलिए अब आपको हम सिखाते हैं हिमांक का अवनमन, और यार बिल्कुल मक्खन कर देंगे, मक्खन। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन पकड़कर बैठ जाइए। तो देखिए बेटा, क्या होता है, क्या सीखना है? हमें हिमांक का अवनमन सीखना है यार। बहुत ही मक्खन कर देंगे, बहुत ही मक्खन। देखो सिंपल सा यार, देखो हिमांक का अवनमन जो होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको जो है ना, ये डेल्टा टीएफ, इसके द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आप कभी भी हिमांक का अवनमन जब लिखेंगे तो डेल्टा टीएफ, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा फॉर अंतर, और टी फॉर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर में अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। अब देखो हिमांक का अवनमन होता क्या है? जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय मिलाते हैं, अबाष्पशील विलय मतलब जिसमें बाष्प ना बने, लाइक चीनी और नमक, तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, जिससे हिमांक का अवनमन कहते हैं। मैंने बताया था अवनमन का मतलब ही क्या होता है? कमी। या आप इसे अर्थात करके ऐसे भी कह सकते हैं, विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को डेल्टा टीएफ कहते हैं। समझ में आया? डेल्टा टीएफ कहते हैं। अब आपको यह चीज एक्सप्लेन करना है। तो देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। इधर को देखो जरा। सपोज ये मेरे पास ना क्या है ना, ये मेरे पास जल है। क्या है? जल है। अब क्या करा मैंने? इस जल को बंद करके फ्रिज में रख दिया जमाने के लिए। ठीक है, हम इसे जमा रहे हैं। जमाने पर, तो जमाने के लिए अभी ये जल है ना, तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा जमने के लिए, वो सपोज हम अपने पास से मान रहे हैं, अभी
हम अपने पास से मान रहे हैं। अभी ये अकेला विलायक है ना, क्योंकि इसमें विलय नहीं मिला है, तो अभी ये विलायक है, जल क्या है, विलायक है। तो यहां पर जो विलायक का टेम्परेचर है वो कितना है, वो हमने माना कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, होता इसका 0 है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर इसका माना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या करा, इसमें हमने ली चीनी, क्या ली, चीनी, और इसमें मिला दी। चीनी आबाष्पशील होती है, आबाष्पशील विलय, जैसे ही चीनी इसमें मिलाई तो ये अब बन गया बाद में विलयन। तो इसका जो हिमांक हुआ ना जमने का, वो हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। विलायक का 10 था, विलयन का 0 हो गया, क्योंकि जब आबाष्पशील विलय मिलाया तो इसे जमने के लिए अब और अधिक टेम्परेचर चाहिए होगा जमने के लिए, मतलब कम करना पड़ेगा और टेम्परेचर, क्योंकि हिमांक में क्या करते हैं, टेम्परेचर कम होगा, जितना टेम्परेचर कम होता चला जाएगा हिमांक बढ़ता जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, क्या करा भाई, डेल्टा टीएफ क्या कहता है, डेल्टा टीएफ कहता है अंतर। देखो पहले कुछ और था, विलायक का ताप ज्यादा था और विलयन कैसे हो गया, कम। तो विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 10 माइनस विलयन का कितना है, 0, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो अंतर आया यही कहलाएगा डेल्टा टी एफ। इस तरीके से डेल्टा टी एफ को ज्ञात करा जाता है। थोड़ी सी बात यार यहां पे और समझ लेना कि हिमांक के अपनमन की सीमाएं पूछ ली जाती हैं। तो हिमांक के अपनमन की जो सीमा होती है ना, वो तनु विलयन पर लागू होती है, केवल तनु विलयनों के लिए लागू होते हैं। सांद्र पर हिमांक का अपनमन लागू नहीं होता है, केवल आबाष्पशील विलय पर लागू होता है। अगर आबाष्पशील विलय नहीं है तो हिमांक का अपनमन का कोई नियम लागू नहीं होगा। विलय विलायक में पूर्ण घुलनशील होना चाहिए, मतलब जो चीनी है वो जल में पूरी घुल जाती है, इसलिए चीनी और जल के विलयन पे लागू हो गया। अदरवाइज अगर चीनी जल में नहीं घुलती तो ये उस विलयन पर लागू नहीं होता, ठीक है। और ये जो हिमांक के अपनमन की सीमाएं हैं, ये ही क्वथनांक के उन्नयन की सीमा होती है, सेम टू सेम। तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है वहां पर मैंने सीमा नहीं बताई थी, तो यहां से आप क्वथनांक और हिमांक दोनों की सीमाएं एक सी होती हैं। अब बात आती है ग्राम अणुक आणविक या मोलर अपनमन स्थिरांक, जिसको K-F या K100 से लिखते हैं। देखो इसी जल के ऊपर ये बात आप समझ जाओगे, सिंपल सा है। पहले मैं इस चीज को मिटा देता हूं, ठीक है, नहीं तो फिर काफी अजीब सा लगेगा, गंदा सा हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम हो गया ना आज लिखने वाला, इस चक्कर में चीजें सब क्या होंगी, अजीब सी लगने लगेंगी, तो उसको इरेज कर दिया है, ठीक है। अब इतना होने के बाद में देखिए ग्राम अणुक क्या होता है। हमने 100 ग्राम विलायक लिया, 100 ग्राम विलायक लिया और उसमें आबाष्पशील विलय का 1 मोल घोल दिया, 1 मोल घोल दिया। उस समय पर हिमांक में जो भी अपनमन होगा, मतलब जितनी कमी हिमांक में आएगी वो ही क्या कहलाती है, वो ग्राम अणुक कह लीजिए, आणविक कह लीजिए या मोलर अपनमन स्थिरांक, तीनों नाम से बुला लीजिए, वो कहलाता है K-F। और इससे अनुभाग निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, स्मॉल m बराबर 100 इंटू में K-F इंटू में स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W इंटू डेल्टा टी एफ। सूत्र में क्या होता है, क्यों होता है, ये अगला वीडियो में जानेंगे, अगला वीडियो में जानेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे यार, वहां पर इसके न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। अगला वीडियो जस्ट आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। और मोलर अपनमन स्थिरांक, अब मोलर अपनमन स्थिरांक क्या होता है, जो मोलर होता है वो ही मोलर होता है, बस 100 ग्राम की जगह आपको 1000 ग्राम कर देना है, बाकी सब सेम टू सेम रहने वाला है। 1000 ग्राम कर दीजिए, सूत्र भी सेम टू सेम रहने वाला है, बस सूत्र में जहां पर 100 था वहां पर 1000 कर दीजिए। और मोलर के लिए KF का इस्तेमाल किया जाता है, तो K-F की जगह KF कर दीजिए, बस ये मोलर और मोलर अपनमन स्थिरांक होता है। अब इसका अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा वो मैं आपको लेकर आऊंगा, वो इनके न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, क्वथनांक और हिमांक दोनों के न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में मैं आपको 7 से 10 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। तो देखो अपना समय बेटा खत्म होने वाला है, आप इस चीज को अच्छे से लिख लो और कोई डाउट्स है तो यार मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि सिंपल से पॉइंट्स हैं यार, सिंपल से पॉइंट्स हैं और वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करना है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से नोट करिए और मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले और धमाकेदार वीडियो के साथ।